प्रिय मित्रों, आज एक विशेष चर्चा आप लोगों के साथ भारत का आर्थिक इतिहास। हमें कभी समझा दिया जाता है कि ये देश कभी सोने की चिड़िया था, इस देश में बड़ा ऊंचे लेवल का, ऊंचे स्तर का अध्यात्म था। ये सारी बातें, बहुत धन संपदा थी भारत में, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि नई पीढ़ी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है उनके सामने वही सच है। और ऐसी कोई चीज हमारे पढ़ाई में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी के पास नहीं, कहीं पर ऐसी बातें नहीं बताई जाती, तो वो इस पर विश्वास कैसे करे। इसके ऊपर मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा पहले भाग में करूंगा, फिर अगले भाग में। देखिए, भारत में अर्थशास्त्री के रूप में आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा प्रभाव भारत के वैचारिक लोगों में है, और भारत के जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पढ़कर निकलते हैं, उन सब में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा एक स्थान माना जाता है कि उसकी सोच बहुत बेहतर थी और उसी ने इस दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया, ऐसा उसमें हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो जन्म काल है वो सन 1818 से 1883 के बीच में है। ये एक ब्रिटेन का नागरिक था, अंग्रेजी नागरिक था, और इसने बहुत बात करी है बीच बीच में क्रांति की, उन्नति की, प्रगति की, और साथ में क्या ये प्रगति कैसे बनी रहे। अंग्रेजी के शब्दों का यदि उल्लेख करूं तो उसने बहुत अधिक बात करी है इवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन की, चेंज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इत्यादि इत्यादि। ये शब्द हैं जो उसकी भाषा में आपको मिलेंगे। अब सवाल यह है, प्रगति है तो ये प्रगति क्या निरंतर है या कुछ समय के बाद है, या बीच बीच में रुक रुक कर प्रगति हो रही है? यह एक प्रश्न है। मतलब इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, इज द डेवलपमेंट कंटिन्यूअस और बाय स्टेप्स। ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि इवोल्यूशन क्या होता है? ये होता है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति, धीरे धीरे क्रम से आप उन्नति करते जाते हैं। रेवोल्यूशन नाम है क्रांति का, तो क्रांति कभी भी सतत नहीं होगी। इवोल्यूशन तो सतत हो सकता है, क्रांति कभी भी सतत नहीं होगी। तो अब कार्ल मार्क्स कभी भारत नहीं आया, लेकिन भारत के विषय में, जैसे मैंने कभी पहले भी आपको बताया कि वास्को डी गामा यहां आए, बहुत लोग, भारत की चर्चाएं बहुत पूरे विश्व में रही हैं, इतना तो आप सब मान सकते हैं। तभी कभी आए कि कोलंबस ने भारत की खोज की कोशिश करी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की कोशिश करी। तो ये सारी कोशिशें इसीलिए कि भारत का कहीं ना कहीं कोई नाम इनके साथ में था। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि भारत की बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी है, माने कंजर्वेटिव समझिए आप, ऐसी सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में अपना ही एक मॉडल है। और यहां के जो आर्थिक मॉडल ऐसा है कि जिसमें जो सामान बनता है और जो लेता है, माने प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर अधिक फर्क नहीं है। और क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में अधिक फर्क नहीं है, इसलिए न तो बनाने वाला कोई शोषण कर सकता है, न लेने वाले शोषण कर सकता है, न शोषित हो सकता है, दोनों ही स्थितियों में। क्योंकि जितना बन रहा है उतना कंज्यूम हो रहा है, तो इस वजह से आपके पास शोषण की, इकोनॉमिकल शोषण जो होना है, आर्थिक शोषण जो होना है, उसकी बहुत कम संभावना है। और ये एशियाटिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से उसने बाद में इस मॉडल को नाम दिया। लेकिन साथ में कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा और थी कि ये सब तो ठीक है, पर इसके साथ में इन भारतीयों की कभी भी उन्नति नहीं होने वाली। उसका कारण यह था कि जब भी आपको कोई उन्नति करनी है तो अपने पुरानी परंपराओं को, पुरानी नीतियों को, पुरानी चीजों को आपको तोड़ देना है और नई चीजों को आपने एक्सेप्ट करना है। माने आप नई चीजों को तभी मानेंगे अगर पुरानी धारणाएं खत्म होंगी। इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो ये ब्रिटिश के लोग कॉलोनियल रूल चला रहे हैं, ये काफी हद तक भारत की अगली बेहतरी के लिए बेहतर होगा। मतलब भारत आगे तरक्की करेगा, एक बार किसी तरह ब्रिटेन के लोग इसको
पीछे कर दे, इनकी पुरानी परंपराएं हटा दे, तो शायद ये आगे बहुत तरक्की करना शुरू कर देंगे। ये कार्ल मार्क्स का विचार चला और इस पर बेस्ड आपको बहुत से अर्थशास्त्र की पुस्तकें, हिस्टोरियंस इस बारे में लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, ये सब आपको मिल सकता है। अब इस चीज के आगे आप एक बात और समझिए, अब ये थ्योरी चलती है, लेकिन अचानक इसमें जो बदलाव आया और आधुनिक इतिहास है, अब मैं आधुनिक इतिहास की बात कर रहा हूं, मैंने जो पिछले 40-50 वर्षों का इतिहास है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, कम से कम भारतीय परिवेश में, और जहां तक मेरा विचार है शायद वैश्विक परिवेश में भी इसकी चर्चा कम होती है। वो क्या है, आइए जरा समझिए। एक अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था पॉल बैरोक। इन्होंने पेरिस में शिक्षा ग्रहण करी, ब्राजील में शिक्षा ग्रहण करी, और इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। इन्होंने बताया कि मतलब इन्होंने निकाला कि कैसे तरक्की हुई है, और इसके पीछे भी कारण है। इन्होंने क्यों निकाला, क्योंकि अचानक 70 के दशक में यह पाया गया कि जापान की तरक्की काफी ऊंची चली गई। आपको मालूम है जापान पर एटॉमिक बम गिरा था, जापान पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, लेकिन 70 के दशक तक आते आते जापान ने अपने आर्थिक पैर बहुत मजबूत कर लिए। जब ये बात पता लगी तो जो वैश्विक दुनिया उस समय की या आज की पश्चिमी देश है, उनके लिए ये बात मतलब सहन नहीं कर सके कि जापान कैसे आगे निकल सकता है, क्योंकि विकास का तो हमारा विशेषाधिकार हमारे पश्चिम देशों का है, ये एशिया के देश तो तरक्की कर ही नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ, क्या ये गलती में हो गया, अनायास किसी झटके में हो गया, या इसके पीछे का कोई कारण है? जब ये बातें उठी तो एक पॉल बैरोक नाम के इकोनॉमिस्ट ने इनके सामने कुछ चर्चाएं रखी, और वो चर्चाएं क्या है पॉल बैरोक की। उसने कहा, उसने 1750 से लेकर और आगे 1920 के लगभग समय तक का कुछ बनाया इकोनॉमी का ग्राफ। उसने ये कहा कि 1750 में भारत का योगदान जीडीपी में 24.5% था, पूरे विश्व के व्यापार में 24.5%। चीन का कितना था, 32.3%। और तथाकथित जिनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, यही तो झगड़ा सारा हुआ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने नहीं सॉरी पॉल बैरोक ने यह बताया कि 1750 के दशक में पूरी एशियाटिक कंट्री जो थी उनका योगदान 73% था, 73%, और पूरे यूरोप का योगदान मात्र 7%। यह बात कहते ही पश्चिम देशों में खलबली मच गई। उनका यह कहना था ये तो हो ही नहीं सकता। हम आज तक समझते रहे हैं, क्योंकि जो लोग 1900 के बाद पैदा हुए हैं उनको तो लगता है कि हमारा जो लंदन है या ब्रिटेन की सरकार या उस इलाके के लोग हैं वो बहुत रिच पैदा हुए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन पॉल बैरोक ने उनकी छुट्टी कर दी कह करके कि आप लोग तो बाद में आए हैं, पहले भारत और चीन का लेवल बहुत ऊंचा था। यह बात उन देशों को हजम नहीं, उन्होंने इस पर और शोध करने का फैसला किया। तब तक आपके जानकारी के लिए ओईसीडी कंट्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन करती है, लास्ट में सीडी कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी फॉर कॉपरेशन डेवलपमेंट, इस प्रकार की कंट्रीज है। और ये देश, ये पूरे विश्व के बहुत अमीर देश है। कनाडा हो गया, मतलब ऐसे बड़े बड़े आज के देश हैं। ये 1961 में बनी थी। इन्होंने कहा कि ये जो पॉल बैरोक कह रहा है ये गलत है, इसको गलत हमें अब सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि एक शोध आ गया है। तो उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम था एंगस मेडिसन, उसकी ड्यूटी लगाई कि एंगस मेडिसन यार तुम ये पता करो कि किस तरह ये पॉल बैरोक की रिपोर्ट है कि 1750 में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का शेयर 73% था और यूरोपियन देशों का 7% था, अमेरिका का 2% था। तो आज ये हो कैसे गया और क्या ये सत्य है? एंगस मेडिसन ने इस पॉल बैरोक की रिपोर्ट के बाद यह कहा था यह रिपोर्ट सर्वथा झूठी है, मैं इस पर इसको सिद्ध करूंगा। पर यदि यह रिपोर्ट सच है, कुछ प्रतिशत यदि यह रिपोर्ट सच है, तो इतना मान लीजिए कि पश्चिमी देशों की तरक्की
और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो बुरी हालत है आज, उसका रोल आपके कॉलोनियल रूल की वजह से है। आप लोगों ने इन देशों को लूटा है, यही है इसका तथ्य। यदि पॉल बैरोक की रिपोर्ट आती है, अब दुर्भाग्य की बात है कि पॉल बैरोक की रिपोर्ट का जिक्र भारतीय अर्थशास्त्र में कहीं नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। यदि कहीं पर है तो मैं इसको जानना चाहूंगा। अब आपसे अगले अंक में मैं इससे भी बड़ी चीज आपको बता दूंगा कि एंगस मेडिसन ने क्या कहा, क्योंकि एंगस मेडिसन को ओईसीडी वाले देशों में तमाम प्रकार के इतिहासकार, अर्थशास्त्री दिए, स्टैटिस्टिशियंस दिए, सांख्यिकी विशेषज्ञ, कि तुम इसकी पूरी रिपोर्ट बनाओ। और एंगस मेडिसन ने 2000 और 2007 के बीच में पिछले 2000 वर्षों की इकोनॉमी पर रिसर्च करी है, और उसकी इस रिसर्च का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियम पर्सपेक्टिव। ये ओईसीडी देशों की वेबसाइट के ऊपर आज भी उपलब्ध है। लेकिन इसके जो मतलब फाइंडिंग्स है, या इसने जो निकाला है, ये इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है। और दुर्भाग्य से 2010 मई या जून में इनकी मृत्यु हो गया, और आज 2021 हो गया है। 2007 की आखिरी रिपोर्ट इनकी आ चुकी थी। आज इस बात को 14 वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन भारतीय परिवेश में, भारतीय शिक्षा में इसकी कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अगर यह पता लग गया तो भारतीय अर्थशास्त्री को यह मानना मजबूरी में पड़ेगा कि भारत किस हद तक देश था और क्यों था, इस पर हम शोध कर पाए। चलिए अगले भाग में मैं आपसे एंगस मेडिसन की बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।